हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास में आपको टॉप 20 स्टैटिक जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी को डिस्कशन साथ में करते चलेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड कर रिविजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यानी कि कौन शामिल नहीं है ये बताना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि चीनी जो है वो कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी देखते चलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में चीनी शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वह उद्योग जो किसी भी अर्थव्यवस्था में मूलभूत उद्योग होते हैं, वह अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, कोर सेक्टर कहते हैं। तो कोर सेक्टर किसे कहते हैं वो आपको यहाँ से जानने को मिल जाएंगे। भारत में टोटल जो अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल 8 कोर सेक्टर हैं। ठीक है ना, कोर सेक्टर उद्योग हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा विद्युत उत्पादन, तीसरा स्टील उत्पाद, चौथा कोयला उत्पादन, पांचवा है आपका कच्चा तेल उत्पादन, छठा नंबर का है प्राकृतिक गैस उत्पादन, सातवां नंबर है सीमेंट उत्पादन और आठवां है उर्वरक उत्पादन। तो ये सभी कोर सेक्टर में आते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, इदुक्की बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है इसको बताना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि पेरियार नदी पर स्थित है कौन, इदुक्की बांध परियोजना। ठीक है ना, इदुक्की बांध जो है वो किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। ठीक है ना, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इदुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है इदुक्की जिसे पेरियार परियोजना कहते हैं वो कहाँ है, केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर निर्मित है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, श्री सैलम परियोजना एवं तेलुगु गंगा परियोजना सभी कृष्णा नदी पर अवस्थित हैं, याद रखिएगा इसे। ठीक है, हिडकल परियोजना और घाट प्रभा परियोजना है कर्नाटक में, घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, ये बताना। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं किस देश में उपजाया जाता है, यानी उत्पादक है, ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि चीन में सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन देश है वो कौन है, चीन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। भारत गेहूं उत्पादन में विश्व में कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है ना, भारत गेहूं उत्पादन मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं फसल बोया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। ठीक है, 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें सर्वाधिक जो लाभ हुआ था उत्पादन में वो किस फसल पर हुआ था, तो गेहूं में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी, ये बताना। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी व्यापकगत सिद्धांत। ठीक है ना, जिसे हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यापकगत सिद्धांत की नीति अपनाई थी। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो रहा था 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा था, ध्यान रखिएगा। डलहौजी के कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुए थे उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चली थी। ठीक है ना, जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्य में चली थी। ठीक है, दूसरा 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना, डाकघर अधिनियम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही पारित किया गया था 1854 में। तीसरा है विधवा पुनः विवाह अधिनियम, जो 1856 में अधिनियम पारित हुआ था, का मसौदा तैयार किया गया था। इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1856 में तैयार किया गया था। ठीक है, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक है ना, तो सभी डलहौजी के कार्यकाल की ये प्रमुख घटनाएं हैं, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि, यानी कि इनमें से कौन सी सही ऑप्शन है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहीं होगा,
इसका सी नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपको पीडीएफ में यहाँ सुधार करके दे दें, ठीक है ना, तो सुधार कर लेंगे, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बोल रहा है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी, ठीक है ना, की गई, तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। और आगे बोल रहा है, आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, ठीक है ना, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था भारत, ठीक है ना, और तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है ना। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय यानी कि यादगार बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये बताना, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य देख लीजिए। बोरा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोरा भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची शामिल है ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ जो है, जो मूल अनुच्छेद है उसमें लिखा रहता है ना 50 का ए, 51 का क, ये सभी उपभाग हैं जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। संशोधनों के द्वारा नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, ठीक है ना। नई अनुसूचियों को भी जोड़ा गया है और उनकी संख्या अब 8 से बढ़कर कितना हो गया, 12, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा ये। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसकी व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, यानी किसके तहत मौलिक अधिकार है ये बताना है, ठीक है ना, कौन सी अनुच्छेद के तहत है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में, ठीक है ना, ये सभी में इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन यानी कि जो पर्सनल जिसका घर है उसके ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत हर नागरिक का क्या मौलिक अधिकार है, ध्यान रखेगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया ये बताना है। तो शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। बोला 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 तक कर दिया गया, ठीक है, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है ना, राज्य करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया, लागू हो गया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, तो कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि निहारिका। निहारिका जो है वह सौर मंडल का भाग नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह सभी क्या है, सौर मंडल का भाग है। देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य, सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल में सूर्य जिसे क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं, सूर्य को तारा बोलते हैं, सूर्य क्या तारा, ठीक है ना, और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उनसे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह
क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि सभी शामिल हैं, ठीक है ना। जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, ठीक है ना। तो इसका निहारिका आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे ये बताना है, ठीक है ना। तो वो कौन वैज्ञानिक थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि कोपरनिकस के द्वारा यह बताया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1514 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था लिटिल कमेंट्री, ठीक है ना। इसमें कोपरनिकस ने उस सिद्धांत को प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है ना। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, तो सूर्य है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है ना। और उल्लेखनीय यह है कि 6ठी शताब्दी में, ठीक है ना, 6ठी शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद जो कि ब्राह्ममिहिर थे, उन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था क्या कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यानी कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि शुक्र ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है जिसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि वेनस, ठीक है ना। वेनस यानी कि शुक्र को बोलते हैं क्या, इवनिंग स्टार बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। जबकि शनि जो ग्रह है वो बलयों से युक्त ग्रह है, ठीक है ना। बलयों से युक्त ग्रह कौन है, तो शनि ग्रह है। तो सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखिए बीपीएससी 2000 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो वह है, ठीक है ना। वो वह क्या है ये बताना, ठीक है ना। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो वह है, तो वह क्या है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि सप्त ऋषि कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि। ध्रुव तारा यानी पोलराइज का संकेत सप्त ऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो सप्त ऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है ये बताना है, ठीक है ना। सबसे अधिक अभ्रक का भंडार जो है किस भारतीय राज्य में है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश में अभ्रक का भंडार, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अभ्रक उत्पादन में बिहार भारत का दूसरा अग्रणी राज्य है। अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखिए, तो विद्युत उपकरण में, रेडियो, वायुयान, औषधि निर्माण, अग्निरोधक जो वस्त्र होता है उसमें, टेलीफोन, नेत्र रक्षक जो चश्मा बनाते हैं उसमें, आदि में सभी में निर्माण में क्या होता है, यूज किया जाता है, किसका, अभ्रक का प्रयोग होता है, ठीक है। अभ्रक जो है क्या, ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अभ्रक का प्रमुख अयस्क है जिसका नाम है क्या, फीमाहाइट, ठीक है ना, फीमाहाइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोल रहा है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है ये बताना, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है, यानी दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वो 375 से 415 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। लौह स्तंभ को मेहरौली का लौह स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ भी बोलते हैं, जिसे विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। उदयगिरी की गुफा अभिलेख जो है, उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के विजयों का वर्णन मिलता है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय जो हुआ था, जो भी युद्ध जीते थे, उसका वर्णन किससे मिलता है, तो उदयगिरी गुहा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो याद रखेगा तीनों पॉइंट को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। तो नागालैंड से संबंधित जो जनजाति है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि रेंगमा जनजाति। रेंगमा जनजाति जो कहाँ से है, नागालैंड से संबंधित है। कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं, जैसे अंगामी जाति, ठीक है ना, जनजाति चांग, कोन्याक, फोम्स, पोचुरी, संगमा, सेमा, कुकी, चखेसंग, लोथा, जेलिंग, ये सभी भी जनजाति जो है आपको कहाँ से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। ठीक है ना, नागा जनजातियों में प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषता, ये ध्यान रखेगा। ठीक है ना, तो नागा जनजाति में जितने भी जनजाति हैं उसमें सभी जनजाति की अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषता होती है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है ये बताना। तो कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको एक चलचित्र का नाम है और दूसरे उनके निर्देशक यानी डायरेक्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी हैरी पॉटर के जो निर्देशक हैं रॉबर्ट डाउनी, ये आपका गलत है। ठीक है ना, इसके कौन है, तो रॉबर्ट डाउनी नहीं है। ठीक है ना, तो हैरी पॉटर के जो निर्देशक हैं वो कौन है, आपको यहाँ नीचे पॉइंट में दे दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा, सभी को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हैरी पॉटर जो फिल्म है उसके निर्देशक हैं डेविड येट्स। ठीक है ना, डेविड येट्स हैं। अवतार फिल्म है उसके निर्देशक हैं जेम्स कैमरून। ठीक है ना, कौन है, जेम्स कैमरून है। जुरासिक पार्क जिसके निर्देशक है स्टीवन स्पीलबर्ग। ठीक है ना, स्टीवन स्पीलबर्ग हैं। द हर्ट लॉकर के निर्देशक है कैथरीन बिगेलो। ठीक है ना, कैथरीन बिगेलो किसके निर्देशक हैं, तो द हर्ट लॉकर फिल्म है उसके। ठीक है ना, तो एक साइड फिल्म है और उसके निर्देशक जो कि सभी इंपॉर्टेंट फिल्म का नाम है, तो आप याद रखिएगा, सभी निर्देशक एग्जाम में आते रहते हैं बार बार किसी न किसी रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है क्या, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो मनाया जाता है आपको 24 दिसंबर को। ठीक है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेगा। उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम का पारित किया गया था 1986 में। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन जो है वो एक मार्शल आर्ट भारत का खेल नहीं है, ये बताना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि जेल हाउस रॉक। जेल हाउस रॉक जो मार्शल आर्ट का खेल है वो भारत का नहीं है। ठीक है ना, यह कहाँ का है, तो यह अमेरिकी मार्शल आर्ट खेल है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया में अवस्थित है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ठीक है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन है, तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर है। ठीक है ना, जो कि इंडोनेशिया में कहाँ स्थित है, तो जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना, जावा द्वीप पर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।